26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ था, जिसका नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कासकर। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और मां अमीना घर संभालती थी। परिवार जल्द ही मुंबई के डोंगरी इलाके में आ गया, जो एक घनी आबादी वाला गरीब और मुस्लिम बहुल इलाका था। डोंगरी मुश्किल से 2 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा था, लेकिन उसकी गलियों में अपराध की एक पुरानी विरासत थी। उसी इलाके में करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे बड़े डॉन पले बढ़े थे। दाऊद ने अहमद सेलर हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू की, लेकिन जल्द ही छोड़ दी क्योंकि पिता फीस नहीं दे सकते थे। स्कूल छोड़ने के बाद दाऊद ने मैकेनिक का काम किया, रिक्शा चलाया, लेकिन कुछ भी उसे संतुष्ट नहीं कर सका। उसने क्रॉफर्ड मार्केट में सस्ती नकली घड़ियां बेचकर लोगों को ठगना शुरू किया। ये छोटी शुरुआत थी, लेकिन दाऊद की नजरें बड़ी थीं। डोंगरी की गलियां उसे पकड़ नहीं सकती थीं। उन दिनों डोंगरी में एक बड़ा स्मगलर था जिसका नाम बाशु दादा था। बाशु दादा और दाऊद के पिता की दोस्ती थी, इसलिए दाऊद बाशु दादा के लिए काम करने लगा। लेकिन एक दिन बाशु दादा ने दाऊद के पिता की बेइज्जती की। दाऊद ने अपने 7 दोस्तों और बड़े भाई शाबिर के साथ बाशु दादा पर सोडा की बोतलों से हमला कर दिया। मुंबई के गैंग युद्ध के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी ने इस तरह खुलेआम किसी बड़े गुंडे पर हमला किया था। इसी दौरान एक और घटना हुई जिसने दाऊद का नाम डोंगरी से बाहर पहुंचाया। दाऊद को खबर मिली कि हाजी मस्तान का एक कुरियर मस्जिद बंदर से मालाबार हिल तक 4,75,000 रुपए लेकर जा रहा है। दाऊद ने 8 साथियों के साथ टैक्सी रोककर पैसे छीन लिए, लेकिन जब डिब्बा खुला तो पता चला यह हाजी मस्तान का नहीं बल्कि मेट्रोपॉलिटन बैंक का पैसा था। ये उस दशक की मुंबई की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। जांच उसी क्राइम ब्रांच टीम को सौंपी गई जिसमें दाऊद के पिता काम करते थे। जब इब्राहिम कासकर को पता चला कि डकैती उनके अपने बेटे ने की है, तो वे उसे घसीटते हुए थाने ले गए। दाऊद को पीटा भी और कबूल करवाया भी। ये पहली बड़ी गिरफ्तारी थी, लेकिन आखिरी नहीं। इसी दौरान दाऊद का एक गुरु था जिसका नाम खालिद पहलवान था। पूर्व पहलवान से स्मगलर बना खालिद लंबा चौड़ा और रणनीतिक दिमाग वाला आदमी था। उसने दाऊद को सिखाया कि पुलिस से कैसे डील करें, अपराध को कॉरपोरेट तरीके से कैसे चलाएं और छोटी गली के अपराध से बड़े संगठित धंधे में कैसे जाएं। खालिद पहलवान की सीख ने दाऊद को एक गली के गुंडे से एक संगठित माफिया का बॉस बनाया। 1970 के दशक के अंत में दाऊद और उसके बड़े भाई शाबिर ने मिलकर अपना अलग गैंग बनाया, जिसे बाद में दुनिया डी कंपनी के नाम से जानेगी। उस वक्त भारत में आयात पर सख्त पाबंदियां थीं, जिसकी वजह से सोना, चांदी और विदेशी सामान की तस्करी बहुत मुनाफे का धंधा था। दाऊद ने यही काम शुरू किया और धीरे धीरे उसका नेटवर्क फैलता गया। लेकिन मुंबई में एक और ताकत थी, पठान गैंग। करीम लाला के भतीजे समद खान के नेतृत्व में पठान गैंग मुंबई के सबसे हिंसक गिरोहों में से एक था। दाऊद और पठानों के बीच खूनी टकराव था। 12 फरवरी 1981 को सिद्धि विनायक मंदिर के सामने एक पेट्रोल पंप पर शाबिर इब्राहिम कासकर को पठान गैंग के लोगों ने गोलियों से मार डाला। दाऊद अपने बड़े भाई से बेहद प्यार करता था। शाबिर की मौत ने उसे तोड़ दिया, लेकिन झुकाया नहीं। उसने अकेले डी कंपनी की कमान संभाली और बदले की ठानी। अगले कुछ वर्षों में दाऊद ने एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म किया। 1984 में दाऊद ने समद खान को मरवा दिया। मुंबई पुलिस अब पूरी तरह उसके पीछे पड़ गई थी। हत्या के आरोप लगे, इनकाउंटर का डर था। 1986 में दाऊद मुंबई छोड़कर दुबई भाग गया। दुबई में दाऊद ने जो साम्राज्य खड़ा किया वो अब तक देखे किसी भी भारतीय अपराधी से बड़ा था। उसने अपने घर का नाम रखा व्हाइट हाउस। सोने की तस्करी और हवाला से अकूत पैसा कमाया। अपराध जगत के बड़े नाम उसकी मेहमान नवाजी लेते थे और बॉलीवुड के सितारे उसके घर आते थे। डी कंपनी ने भारत के कुल सोने और चांदी के आयात का लगभग 25 से 30% तस्करी के जरिए अंदर भेजा था। बॉलीवुड फिल्मों में पैसा लगाया, क्रिकेट मैच फिक्स हुए, रियल एस्टेट में हेरफेर हुई। मुंबई का शायद ही कोई बड़ा धंधा था जो डी कंपनी की नजर से बाहर था। फिर 1992 आया। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई और मुंबई में दंगे भड़क उठे। दाऊद के गुर्गों ने उसे दुबई में दंगों के वीडियो भेजे। मुंबई के मुसलमान उसे संदेश भेज रहे थे कि बदला लो। दाऊद ने वो सब देखा और उसी वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उससे संपर्क साधा।
आईएसआई ने उसे एक सौदा पेश किया कि अगर वो अपना पूरा तस्करी नेटवर्क इस काम में लगाए तो आईएसआई उसे और उसके परिवार को पाकिस्तान में सुरक्षित पनाह देगी। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के बीच दुबई में बैठकें हुईं, जिनमें आईएसआई के एजेंट दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम और टाइगर मेमन शामिल थे। टाइगर मेमन का महिम में दफ्तर दंगों में जला दिया गया था और वो भी बदला चाहता था। योजना बनी कि दाऊद की तस्करी की पूरी जमीनी व्यवस्था जो सोना चांदी मुंबई के अंदर पहुंचाती थी, उसी रास्ते से आरडीएक्स और हथियार लाए जाएंगे। मूल योजना अप्रैल 1993 में शिव जयंती पर पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने की थी, लेकिन इसे आगे खींचा गया। 19 लड़कों को टाइगर मेमन ने चुना और उन्हें दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया, जहां आईएसआई के अधिकारियों ने उन्हें हथियार चलाना और बम बनाना सिखाया। उन लड़कों के परिवारों को बताया गया कि वे नौकरी के लिए विदेश जा रहे हैं। फरवरी 1993 में रायगढ़ जिले के शेखाड़ी तट पर समुद्री रास्ते से करीब 3000 किलोग्राम आरडीएक्स, AK-56 राइफलें और हथियार भारत की जमीन पर उतारे गए। इस काम में कस्टम और पुलिस के कुछ अधिकारियों को भारी रिश्वत देकर मिलाया गया था। 9 मार्च 1993 को 3 दिन पहले एक छोटा सा कदम पूरी योजना की पोल खोलने के करीब आ गया। बहरामपाड़ा की झुग्गी का एक मामूली अपराधी गुल मोहम्मद शेख उर्फ गुल्लू नागपाड़ा थाने में किसी और मामले में पकड़ा गया। वो उन 19 लड़कों में से एक था। पुलिस ने उसके भाइयों को हिरासत में लिया ताकि वो सामने आए। वो सामने आया और उसने सब कुछ उगल दिया। पुलिस के पास 3 दिन थे, लेकिन खुफिया तंत्र इतना बड़ा था कि 3 दिन काफी नहीं थे। 12 मार्च 1993, मुंबई का वो काला शुक्रवार। दोपहर 1:33 से लेकर 3:40 तक 2 घंटे 10 मिनट के भीतर एक के बाद एक 12 बम फटे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार, सेना भवन, होटल ताजमहल के पास 257 लोग मारे गए और 1400 से ज्यादा घायल हुए। मुंबई पहले कभी इतनी दहल नहीं थी। पूरे देश में सन्नाटा छा गया था। धमाकों के 3 दिन बाद मुंबई पुलिस के डीसीपी राकेश मारिया को एक सूत्र मिला। दादर में एक विस्फोटक से भरा स्कूटर बरामद हुआ। उस स्कूटर की चाबी महीम के एक फ्लैट में पाई गई, जो मुश्ताक मेमन उर्फ टाइगर के नाम पर था। जब पुलिस पहुंची तो पड़ोसियों ने बताया कि टाइगर 11 मार्च से, यानी धमाकों से 1 दिन पहले से ही गायब है। मारिया ने 162 अधिकारियों की टीम बनाई, जो 79 शहरों में फैल गई और 189 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। धमाकों के बाद दाऊद दुबई से भागकर कराची चला गया, जहां आईएसआई ने उसे एक नई पहचान, नया पासपोर्ट और सुरक्षित घर दिया। एक अपराधी से वो अब आतंकवादी बन गया था। धमाकों के बाद दाऊद के करीबी साथी छोटा राजन ने उससे नाता तोड़ लिया और अपना अलग गैंग बना लिया। मुंबई का अंडरवर्ल्ड अब सांप्रदायिक लकीर पर बंट गया था। छोटा राजन और दाऊद के बीच जो गैंग वॉर शुरू हुई, उसने 100 से ज्यादा अपराधियों की जान ली। यहां एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2017 में राम जेठमलानी ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम ने उन्हें लंदन से फोन किया था और कहा था कि वो भारत आकर मुकदमे का सामना करने को तैयार है, बशर्ते उसके साथ पुलिस की तीसरी डिग्री ना हो। जेठमलानी ने ये बात तत्कालीन नेताओं तक पहुंचाई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जेठमलानी के अनुसार उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि उन्हें डर था कि दाऊद उनके राज खोल देगा। दाऊद सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो उन लोगों के राज जानता था जो सत्ता में बैठे थे। पाकिस्तान में दाऊद की जिंदगी के बारे में जो खबरें आती रहीं, वे चौंकाने वाली थीं। 2006 में दाऊद की बेटी महरूख की शादी पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से हुई। ये शादी बताती थी कि पाकिस्तान में दाऊद कितनी ऊंची जगह पर था। एक आईएसआई अधिकारी ने कहा था कि आईएसआई दाऊद को कभी पाकिस्तान नहीं छोड़ने देगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जानता है। वो आईएसआई की कार्यप्रणाली की अंतरतम परतों को जानता है। दूसरे शब्दों में, दाऊद पाकिस्तान का मेहमान नहीं था, वो एक ऐसा कैदी था जिसे सुविधाएं मिलती थीं। पाकिस्तान ने हमेशा दाऊद के वहां होने से इनकार किया, लेकिन 2020 में पाकिस्तान को FATF यानी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के दबाव में एक सूची जारी करनी पड़ी, जिसमें दाऊद इब्राहिम के कराची में 3 पते दिए गए थे।
पहला पता था व्हाइट हाउस सऊदी मस्जिद के पास, क्लिफ्टन, कराची। दूसरा पता था डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का एक मकान, और तीसरा था नूराबाद की पहाड़ियों में एक आलीशान बंगला। आज दाऊद की उम्र 69 साल है। हाल ही में आई फिल्म धुरंधर में उसे एक बीमार और कमजोर आदमी के रूप में दिखाया गया है, जो बिस्तर पर पड़ा है और वहां से अपना साम्राज्य चला रहा है। कहा जाता है कि उसे जहर दिया गया है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है। अमेरिका उसे 2003 से वैश्विक आतंकवादी घोषित कर चुका है। FBI ने 2011 में उसे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक भगोड़ों में तीसरे नंबर पर रखा था। भारत 30 साल से उसे खोज रहा है और वो कराची की किसी इमारत में बैठा है, एक पुलिस वाले का बेटा जो खुद भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एक शहर जिसने उसे पाला, उसी शहर में उसने 257 लोगों की जान ली। एक देश जिसमें उसने करोड़ों कमाए, उसी देश के खिलाफ उसने काम किया। और आज वो एक ऐसे देश में बंद है जो उसे कभी जाने नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जानता है। यही है दाऊद इब्राहिम की कहानी। धुरंधर के बड़े साहब की असली कहानी।